मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सुपर फास्ट रिवीजन श्रृंखला जो कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए पूरी तरीके से समर्पित होगा। इसमें आज हम जो है भारतीय संविधान का रिवीजन आपका कराने वाले हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसी तरीके से विभिन्न विषयों का डिस्कस करते चलेंगे। करंट अफेयर्स का भी हम नोट्स में आपका डिस्कस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं आप कि करंट अफेयर्स का भी 25 से 30 सवाल जो है आपका हर साल आता है। भारतीय संविधान का यह भाग जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसमें से जो भी 18 से 20 सवाल आते हैं ये ऐसे सवाल होते हैं जिसको करना आपके लिए कंपलसरी है। इसमें अगर आप गलती करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हुए आपको लगता है कि यह पूरी तरीके से तथ्यपरक सवाल हैं। तो यूपी पीसीएस का जो एक ट्रेंड रहा है कि फैक्चुअल सवाल पूछने का, हालांकि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछने के प्रयास किए गए हैं, तो इस दिशा में हम लोग जो है वर्क करेंगे। तो कुछ जो तथ्य ऐसे होते हैं जिनको एकदम पूरी तरीके से हमको कंठस्थ कर लेना चाहिए, ये तथ्य का संकलन हमारे पास होना चाहिए, हमारे नोट्स में होना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों पर हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो देखिए, संविधान की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे संविधान सभा से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सब तथ्यों का सिलेक्शन है। जैसे संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किसने किया था? एम.एन. राय ने। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो ये याद किसने भाई? महात्मा गांधी ने। कब कहाँ पर किया था? 1922 में। और ये संविधान सभा की मांग करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। स्वराज पार्टी अंग्रेजों संविधान सभा की मांग 1934 में की थी। देखो, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर हम लोग देखा जाए किसने संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी, तो वो कौन थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के गठन जैसा कि आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास उसमें के महत्वपूर्ण जाने माने ये राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने मिल करके किया था। कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? फैजपुर बंगाल अधिवेशन में। तो ये उस समय पश्चिम बंगाल के फैजपुर में जब 1935 में अधिवेशन हुआ था, तब कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। तो सवाल ये बनता है कि किस मिशन या प्रस्ताव के तहत अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग स्वीकार किया था, तो वो है क्रिप्स मिशन, लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। फिर कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारत संविधान सभा का गठन हुआ आपका जुलाई 1946 में। तो इसमें कुल जो है संविधान सभा के जो सदस्य 1946 में थे वो कुल कितने सदस्य थे, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 389 सदस्य, जिसमें से 292 प्रांतों से चुना गए थे। 93 जो है सदस्य देशी रियासतों से निर्वाचित और मनोनीत हुए थे, और 4 जो है ये कमिश्नरी से इनका चुनाव हुआ था। फिर 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। जैसे कि आप जाने कि पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद इसका पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है, और 299 कुल मेंबर रह जाते। कितने हो जाते हैं? 299। तो देखिए, पहली बार जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसमें सदस्यों की संख्या थी 389, और जब 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ तो इसका सदस्यों की संख्या हो गई 299। इसमें से 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि पहली बार प्रांतों से कितने थे? 93 यानी 93 वो 292 थे, और फिर हो गए 229 प्रांतों से। देशी रियासतों से जो है 46 में कितने थे? 93, और फिर हो गए 70। तो ये
जो प्रमुख राज्य रहे दिल्ली, अजमेर, पूर्व विदिशा और बलूचिस्तान। संविधान के अगर हम लोग बात करें तो कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन उस समय जो था उसी को संसद भवन आज हम लोग जानते हैं, वहीं पर संविधान सभा के जो भी कार्य हुए। पहली बैठक संविधान सभा की कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि आप जाने कि दिल्ली में ही 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस सभा में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये सवाल कई बार आ चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बाद में जो है किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उपाध्यक्ष इस सभा के कौन थे, एस.सी. मुखर्जी जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार संविधान के कौन रहे, बी.एन. राव। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ये भी दिल्ली में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सब चुन लिए जाते हैं। कौन थे उसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा पहली बार मांग की थी। तो जब दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई तब उसी समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक दिल्ली में हुई और इसमें क्या हुआ, उद्देश्य का जो प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव में आर्टिकल 7 थे और प्रस्तावित पारित हुआ 22 जनवरी 1946 को। तो उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, उद्देशिका को। और जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा पूछा जाए तब वो होगा अनुच्छेद 32। संविधान सभा में सवाल जैसे पूछा कि कितनी महिलाएं थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीट कहां से थी, मैसूर रियासत से 7 सीट आई थी। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजादी के बाद इसका विलय हुआ। उद्देशिका प्रस्ताव के तहत 13 बड़ी समितियों का गठन हुआ था। कितनी, 13। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निश्चित किया गया था। कहां पर, संविधान सभा में। तो ये संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि मिलान करने के लिए भी आता है, डायरेक्ट सवाल भी आता है। तो जाइए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति, नियम समिति, समझौता समिति, ध्यान रखिएगा, संचालन समिति, नियम समिति, समझौता समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, संघ समिति, ध्यान दीजिएगा, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, राज्य समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति और प्रांतीय समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति, कार्य नियम समिति, तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के कौन थे, एस वादाचार्य। कार्य नियम समिति के थे के.एम. मुंशी। अब संख्यक समिति के थे जे.बी. कृपलानी और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के पहले अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे जो 2 दिन तक रहे और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बन गए थे और फिर बाद में इसको जो है द्वितीय अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो पहला सवाल जो इसमें ना जे.बी. कृपलानी को ही हम लोग आंसर देते हैं, अक्सर जो है ये जे.बी. कृपलानी को रिलेटेड ही सवाल पूछा गया है। प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अंग्रेजों ने इस समिति को डॉल्फिन कॉमेट कमेटी बोला था क्योंकि यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालन, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, फिर बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचार्य हुए, बी.एल. मिश्रा, फिर इनके स्थान पर माधवराव और कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। तो ये 7 मेंबर थे, जिसमें 2 मेंबर में ये बदलाव हुए हैं इनके देहावसान के कारण।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डीपी खेतान के स्थान पे कौन आए थे, टीटी कृष्णाचारी, और बीएल मिश्रा के साथ आए बाद में आए थे माधव राव। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्र से सवाल जैसे देखे गए हैं जैसे सरदार पटेल जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, देश था सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है बिहार का क्षेत्र था। जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था, इंद्रप्रस्थ दिल्ली था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या था, बंगाल सीट। तो ये सीट भी देखेंगे आप यूपीपीसीएस के पेपर में, तो इस तरह से सवाल बनते हैं। तो जिस क्षेत्र से इनका निर्वाचन चुनाव पूर्वी बंगाल था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूर्वी बंगाल से इनका जो है निर्वाचन हुआ था। विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, इसलिए बाद में इन्हें पूरे मुंबई सीट से भी शामिल किया गया था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि दूसरा बार जो उनका पुनर्निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो ये पुणे सीट से हुआ था। एमआर जयकर ने पुणे सीट से त्यागपत्र दिया था, किसके लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए किसने अपना त्यागपत्र दिया था, तो एमआर जयकर ने दिया था। संविधान सभा में इनको फिर शामिल किया गया, यहाँ से, कहाँ से, पुणे से। भारतीय संविधान पर 114 दिन बहस चली है और 12 अधिवेशन हुए हैं और 3 वाचन हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये संख्या भी पूछी जा सकती है। भारतीय संविधान पर कितने दिन बहस हुआ है, 114 दिन और 12 अधिवेशन हुए हैं और 3 वाचन हुए हैं। फिर पहला कब वाचन हुआ, कब तक चला। पहला जो है वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ जो कि सबसे बड़ा समय तक चला, ये था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन जो है चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे के 15 आर्टिकल अब भी छूट गए थे। हालांकि अगर संविधान को लागू करने की बात की जाए तो वो 26 नवंबर को ही वास्तविक रूप में लागू हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से चूंकि 15 ही आर्टिकल बाद में लागू होते 26 जनवरी को, इसलिए जो है हम लोग उसे 26 जनवरी को मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 26 नवंबर 1949 को ही विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान आपका लागू हुआ है। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इस बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, कितने लोगों ने किया था, 284 मेंबर थे। कितने मेरे भाई, 284 जो है साइन किए। तो उस समय थे कुल कितने, एक बार पुनः सदस्य संख्या आपको बता दें, 299। तो 299 में से कितने सदस्य हस्ताक्षर किए, 284। ठीक है, तो 26 नवंबर के दिन जो है कितने मेंबर ने साइन किया था, 284। 3 वाचन ये याद रखिएगा मेरे भाई। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ। हालांकि पूर्ण रूप से माना जाता है 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन जो है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 8 महिलाएं संविधान सभा की अंतिम बैठक में उपस्थित थी। ध्यान रहे, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, 8 महिलाओं ने किया था। कितने किया था, 8। जैसा कि थी कितनी, 15, जिनमें से 8 ने साइन किया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो सवाल ये भी बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में किस दिन चुना गया था, तो ध्यान रहे मेरे भाई, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में से चुन लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसका कारण था कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया था, इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। लेख था
लेकिन आगे चल कर के किसी कारणवश हम इस तारीख को स्वतंत्रता दिवस नहीं बना पाए, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो संविधान जब 1950 में बन के तैयार है तो उसमें कुल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 मूल अनुच्छेद थे। फिर 2017 तक की स्थिति है कि 25 कुल खंडों सहित भाग और अनुसूची जो है आपकी 12 और 444 अनुच्छेद। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया था। इस संविधान में कुल 60 देशों के स्रोत लिए गए थे। विभिन्न देशों के जो प्रावधान थे वो सारी चीजें ली गई थी। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का 7 आर्टिकल। और अलिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का। तो प्रश्न ये है कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बहुत सारे उपखंडों सहित जोड़े हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम जाते जाते आपको बता कर जाएंगे। तो अब देखो, जो संविधान के स्रोत हैं इसमें आप देखेंगे कि मिलान करने के लिए सवाल, मिलान करने वाले सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, इसको आपको एकदम रट जाना है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सुरक्षितता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग कदाचार, राष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान की सीख, ये सारे उपबंध कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का पद, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सभी उपबंध कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। ध्यान दें, कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, ये सब कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान दें, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच संबंध का प्रबंध कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन का प्रबंध कहां से किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर गिलेटिन, स्पीकर के पास सुरक्षित आपातकालीन शक्ति, आर्टिकल 356, ये सब कहां से लिए गए? जर्मनी के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अफ्रीका से। गणतांत्मक शासन प्रणाली, फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ से। नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत 12 व्यक्ति, ये सब आयरलैंड के संविधान से। और संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। इसको बार बार आपको रिवीजन करना है। तो एक बार मैं पुनः इसका रिवीजन करा दे रहा हूं आपको, फिर से ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सुरक्षितता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग कदाचार, राष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान की सीख, ये सब कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का पद, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ब्रिटेन से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया से। गिलेटिन, स्पीकर के पास सुरक्षित और आपातकालीन शक्ति, गिलेटिन का बंद और आपातकालीन शक्ति, ये सब जर्मनी के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अफ्रीका से। गणतांत्मक शासन प्रणाली, फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ से। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा मनोनीत 12 व्यक्ति, आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से। अब आइए अनुसूचियों की बात कर लें। अनुसूचियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको जो है हम लोग बार बार रिवीजन करें उतना ही कम है। जितना आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सूची 1 में है राज्यों का संघ। संविधान, मूल संविधान में 14 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित
प्रदेश हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन के तहत 1900 आज एक संवैधानिक निकाय बन चुका है, आर्टिकल 234 का। फिर है अनुसूची 2, वेतन और भत्ते। इस अनुसूची में राष्ट्रपति की वेतन की उपाधि वेतन उपाधि कहा गया है। अनुसूची 3 में है संघ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 3 में क्या है मेरे भाई? शपथ। ठीक है, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 2 में जितने वेतन और भत्ते हैं उन सब का उपबंध किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस अनुसूची के 3 व्यक्तियों का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। अनुसूची 3 में जो है 3 व्यक्तियों का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो ये है राष्ट्रपति का शपथ, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है आर्टिकल 16 के तहत। तो इसका उपबंध कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 60 में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में रखा गया है। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 69 यानी अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? और राष्ट्रपति। और आर्टिकल 159 यानी 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा कि जो शपथ का उल्लेख है किन किन अनुच्छेदों में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो 69वां संविधान संशोधन 1991 ना, और इसे संवैधानिक निकाय बना चुका है। तो ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कब दर्जा दिया गया? 1991 को। तो किसके तहत? संघ, राज्यों के संघ के तहत। ठीक है, तो शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? 3 में। और वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें है? 2 में। फिर अनुसूची 4 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। और 5वें अनुसूची जनजाति एसटी प्रशासन का उल्लेख करता है। 5वीं अनुसूची किसका उल्लेख करता है? जनजातीय प्रशासन का। फिर उसके बाद जो है 6ठी अनुसूची में, जैसे कि आप जानें कि पूर्वोत्तर भारत का इसमें प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में किसके लिए है? पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय जातियों के लिए। किसके लिए? जनजातियों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसको अस्थायी तरीके से आपको धीरे धीरे चीजें एकदम कंठस्थ कर लेना है। क्लियर? फिर है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा का उल्लेख करता है। क्या करता है? 7वीं अनुसूची केंद्र में बंटवारा या शक्तियों का उल्लेख करता है। तो इसमें 3 तरह की सूचियों का प्रबंध किया गया, जिसमें संघ सूची है। वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 100 है। फिर उसके बाद राज्य सूची है 61 विषय, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं इसमें किया गया है
भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी मेरे भाई? 14 भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है? पहला संविधान संशोधन 1951 में से जोड़ा गया। इस अनुसूची में 284 विषय हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। फिर संविधान के जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल का बंद किया गया है। 10वीं अनुसूची में किसका है? दल बदल का। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दल बदल अधिनियम के तहत इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी मेंबर किसी पार्टी को छोड़ता है तो उस पर दल बदल का कौन सा नियम या कानून कार्य करेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके पहले जो भारतीय राजनीति में होता रहा है उस पर ये क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। फिर जो 11वीं अनुसूची है ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, शक्तियों का, प्राधिकार का, उत्तरदायित्व का, और पंचायतों का अनुच्छेद 243 में उपबंध है जिसमें आपका ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत। फिर 12वीं जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। किससे? नगर पालिका से रिलेटेड। तो ये 12 अनुसूचियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? 22 भाग। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में कुल जो संविधान के उपखंडों सहित अगर अनुच्छेद के उपखंडों को टोटल शामिल कर लिया जाए, हालांकि मूल अनुच्छेदों की संख्या अभी भी 395 ही है, लेकिन 22 भाग वर्तमान में अगर देखा जाए कुल अनुच्छेद तो वो हो गए हैं 470। कितने हो गए हैं? 470। तो पहला भाग आइए देखते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का बंद करता है। भाग 3 किसमें? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3, तो आइए एक बार पुनः आप सभी का पूरा रिवीजन करते हैं। तो भाग 1 जो है, भाग 2 किसका बंद करता है, भाग 3 किसका बंद करता है। तो देखो जो भाग है ना, इन्हीं भागों के तहत संविधान का पूरा अनुच्छेद चलता है कि किस भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक। तो भाग जो 1 है संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है और इसमें कितने अनुच्छेद है? 1 से 4। फिर भाग 2 नागरिकता की बात करता है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में जैसा कि आप जानते हैं मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक का है। और भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। भाग 4 क जिसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य की बात। फिर भाग जो है 5 इस संघ की कार्रवाई है, इसमें पूरा राष्ट्रपति से लेकर के सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये संघ के लिए है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। राज्यों के लिए उपबंध भाग 6 में है जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक। फिर भाग 7 जो कि संविधान से निरसित कर दिया गया 1956 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। भाग जो है 9 में पंचायतों के लिए जिसमें अनुच्छेद 243 से 200 इसमें कुछ उपखंड है। नगर पालिका ये भी जो है भाग 9A में जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के Z तक है। फिर भाग 10 अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के लिए 244 अनुच्छेद 244 में। भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245-263। वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक।
और भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम अनुच्छेद 301 से 307, और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323, और भाग 14 ए में है ट्रिब्यूनल अधिकरण जो कि 323 ए से 320 तक। भाग जो है आपका 15 में है निर्वाचन आयोग आपका, इसमें 324 से 339 ए तक। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342, और भाग जो है 17 में राजभाषा है जिसको 343 से 351। आपातकालीन उपबंध जो है किए गए हैं भाग 18 में जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में है प्रकरण जो कि 361 से 367 तक, और भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है जो कि संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368। फिर भाग 21 है अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध जिसमें कि अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकृति पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395 तक। तो ये कुछ अब उसमें से कुछ भाग अलग से लिए दिखा रहे हैं आपको। 4 का जो मौलिक कर्तव्य, भाग 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिका है, 12 में संपत्ति का अधिकार है, तो भाग 14 में जो सिविल सेवा ये सब आपका आता है। भाग 15 निर्वाचन, 16 में SC/ST के विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 21 में जम्मू कश्मीर का संविधान, और 22 में 1935 के शासन के अंतर्गत जितनी चीजें थी। तो ये संविधान की बेसिक चीजें जो कि आपको तथ्यों के रूप में एकदम तैयार होना चाहिए। अगर आप इसमें कोई भी कमी करते हैं तो यूपी कमीशन के सवालों को, तथ्यपरक सवालों को हल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें गलती नहीं करना है, 100% एक्यूरेसी लानी है, तो इसको जो है बार बार रिवीजन आपको करना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। इस प्रस्तावना के बारे में देखा जाए, प्रस्तावना के अनुसार भारत में समस्त शक्तियों का केंद्र भारत के लोग हैं। तो भारतीय संविधान क्या सारी शक्तियों का, सबका केंद्र बिंदु क्या है? हम भारत के लोग। तो यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल बिल प्रस्ताव में पहला बिल था। इस बिल के अनुसार प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो प्रस्तावना के बारे में आप लोग पढ़िएगा, लेकिन इसमें से जो केस महत्वपूर्ण है जहां से सब सीधे PCS में सवाल बनते हैं उसको हमने शामिल किया। तो मदन गोपाल बिल यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1960 में बेरुवाड़ी बिल में इस बिल के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग मानने से मना कर दिया था। जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो इसमें आर्टिकल 368 या संविधान संशोधन नहीं किया सकते। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, और इस केस के तहत इस बिल के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था, लेकिन यह निर्देश दिया गया था कि हम इसमें नकारात्मक संविधान संशोधन नहीं करेंगे, इसके मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं करेंगे, इसकी गरिमा और अखंडता को बनाए रखेंगे और इसका विस्तार करने के लिए कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं। अब तक संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ध्यान रहे कि जो केशवानंद भारती केस है, ये संविधान का मूल ढांचा जो है प्रस्तावना से निर्धारित होता है, इसमें स्वीकार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में एक संवैधानिक निकाय है। इसमें कहा गया है कि यह एक प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 इसी से संबंधित है। संशोधन की सारी शक्तियां संसद में निहित हैं और आर्टिकल 368 में 3 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि संशोधन के प्रक्रिया का उपबंध अफ्रीका से लिया गया है और किस अनुच्छेद में? 368 में है। किस भाग में? भाग 20 में है। पहला संशोधन हुआ था 1956 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1976 में।
आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 से भारत में 3 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिखाई गई है। साधारण बहुमत क्या होता है? न्यूनतम कोटा, जिसमें से 90 अगर मान लीजिए हैं तो 46 जो है इसके पक्ष में होनी चाहिए, 44 जो है अगर इसके विपक्ष में, तभी ये बिल पास हो जाएगा। विशेष बहुमत 2/3 होना चाहिए। यदि 90 मेंबर हैं तो 60 इसके पक्ष में, बिल के पक्ष में होना चाहिए, और 30 जो है बिल के अगर विरोध में है तभी बिल पास हो जाएगा। संशोधन प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं सूची में भूमि सुधार कानून संबंधित था 1951 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता सूची में मतदाताओं की आयु जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 69वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ध्यान रखिएगा किसको किसको जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, और इसी के साथ इनकी संख्या हो गई थी 22 भाषाएं। तो लास्ट भाषा कौन सी है? बोडो। 7वां संविधान संशोधन 525 सीट, 31वां संविधान संशोधन 552 सीट हो गई थी लोकसभा की सीटें। ध्यान रखिएगा 31वां संविधान संशोधन में 552 सीट थी और 7वें में 525। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1976 में हुआ। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन रहा 42वें संविधान संशोधन। फिर जो है 40वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अनुच्छेद 31 में था। अब इसे हटा करके यहाँ से भाग 12 में अनुच्छेद 300A 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब हुआ था? 1978 में 79 में। 52वां संविधान संशोधन 1885 दल बदल प्रक्रिया का प्रावधान करता है, 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1994 12वीं अनुसूची नगर पालिका प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। और 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा। 95वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST का आरक्षण 2020 तक निश्चित कर दिया गया। 101वें संविधान संशोधन के तहत GST बिल आया, और 122वां संविधान वर्तमान GST बिल आपका लागू है। फिर उसके बाद जो EWS का जो संशोधन है, ये अंतिम संविधान संशोधन है। ठीक है, EWS का जो प्रावधान था, ये अंतिम संवैधानिक संशोधन अभी तक हुआ है, जो कि 2019 में हुआ। और ये जो है 103वां जो संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करके। ठीक है, तो 103 में संविधान संशोधन का ध्यान में रखिएगा, EWS से रिलेटेड है। कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। भाग 1 से 4। भाग 1 क्या करता है? राज्यों के संघ की बात करता है। और इसमें थोड़ा सा मैं कुछ अनुच्छेद वाली चीजें हैं उसको विस्तार से डिस्कस करूंगा। संविधान में कुल 14 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन जब हुआ था तो उसमें 29 राज्य हुए थे,
7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 26 जनवरी सन 2020 को जब ये क्या कहते हैं आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया गया, तब इनकी संख्या केंद्र शासित प्रदेश को हो गई 8। क्योंकि इसके पहले जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9, तो उसमें हो गए थे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब 26 जनवरी 2020 को जब ये आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव का जब विलय किया गया, तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 7। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका है लद्दाख। ठीक है। 1912 में अंग्रेजों ने भारत में 3 राज्य की भाषा के आधार पर गठन किया गया था, बिहार, असम, उड़ीसा। संविधान सभा में एक घर धर आयोग का गठन किया गया था, धर आयोग, जो 30 सदस्यीय आयोग था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 जो है लोग थे इसमें। इस आयोग ने भारत में राज्यों का बंटवारा करने मना कर दिया था। आगे चल करके रामलल्लू 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठे और इनका अंतिम में देहांत हो गया। और इस घटना के तुरंत बाद उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया 1953 में। तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद 1953 में पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि इसके पहले 3 राज्यों का गठन हुआ था, बिहार, असम और उड़ीसा का। कब हुआ था? 1912 में, जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। आगे चल के भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना और बिल पास 1955 हुआ। यह भी एक 30 सदस्यीय आयोग था, जिसमें फजल अली अहमद थे, पंडित हृदय कुजरू और MN पारक्कर। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। तो इस जो कि ये क्षेत्रीय परिषदें अभी भी हैं: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद। राज्यों का गठन कब कब हुआ भाई? आंध्र प्रदेश का 1953 हुआ, जैसा कि आप जाने। नई दिल्ली का 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया 1991 में। ठीक है। फिर गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में। गोवा का गठन हुआ आपका जो है 1961 में। तो ये पुर्तगालियों से जो है, जैसा कि आप जानते हैं, कि छुड़वाया गया था, फिर बाद में से राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। नागालैंड का गठन हुआ 1963 में। हरियाणा, पंजाब का 1966 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 1972 में। सिक्किम का 1975 में। तो सिक्किम 22वें राज्य के रूप में हुआ था और इसे 35वें राज्य में 35वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में विलय किया गया था और 36वें में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन फिर से हुआ 1987 में। फिर छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। तो 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो छतरी उतार के झार, छतरी उतार के झार। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले छतरी उतारो और उसके बाद पानी अगर उसमें लगा तो झाड़ो। तो छतरी, छ से छत्तीसगढ़, उतार उत्तराखंड और झार से झारखंड। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है जब एग्ज़ाम में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये कई बार आ भी चुका है और आता भी रहता है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं कि कब आ जाएंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1972। ठीक है। ये तीनों का गठन होने के बाद पुनर्गठन इनका हुआ था
1987 में, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी ये 1987 में, ठीक। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72 और मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987 में इनका पुनर्गठन हुआ। और अंतिम राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना का। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, जिसमें 2 राज्यों का गठन हुआ, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश। फिर 26 जनवरी 2020 को केंद्रशासित प्रदेश आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय, ठीक। 1954 में पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि रियासतों के फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया था, तो इसे भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था। फिर अनुच्छेद भाग 2 जो है किसका बंद करता है, नागरिकता का। तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद हमने अभी अब डिस्कस करेंगे आपसे। फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। नागरिकता के क्षेत्र में भारत में पहला अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के तहत अभी तक बहुत बार संशोधन हो चुका है। तो 1955 में इस अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता इन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है: वंश परंपरा के द्वारा, जन्म से पंजीकरण के तहत 6 माह से 5 वर्ष के बाद, देशीकरण के तहत 5 से 10 वर्ष में, भूमि वर्जन। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? संविधान संशोधन अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, देशद्रोह पर, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक भारत में आया। दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता लक्ष्मी सिंघवी समिति की सिफारिश पर आई थी 2013 में। केवल पहले हमने 16 राज्यों को दोहरी नागरिकता दी, आगे चल के 2005 में उन सभी देशों को दोहरी नागरिकता दी जिसने पहली दोहरी नागरिकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये अमेरिका से लिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस भाग को संविधान की आत्मा के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। मौलिक अधिकार का पुराना नाम मैग्ना कार्टा के तौर पर ही जाना जाता है। इंग्लैंड को 2015 फिर जो है अमेरिका में संविधान में इसका उपबंध किया गया, जिसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। भारत में इससे के संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। मौलिक अधिकारों के अंग्रेजों से सबसे पहले मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे चल करके मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। सरदार पटेल ने 1913 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की थी, और महात्मा गांधी जी ने जब इसे गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में गए तब उन्होंने 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं दिए। आगे चल करके संविधान सभा में परामर्श समिति का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जवाहरलाल नेहरू ने बिल राइट्स कहा, और मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है। जब भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। 4वां और 7वां संविधान मौलिक अधिकार संपत्ति का था, जिसे 40वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार। तो 31 जो है अभी 300 में चला गया है, भाग 3 से भाग 12 में जोड़ दिया गया, मौलिक से ही कानूनी अधिकार हो गया। जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें क्या क्या है। समानता का अधिकार आपका, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उपबंध है। अनुच्छेद 14 में इसमें भारत में रहने वाले व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, सभी के लिए है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निसंदेह बताया गया है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है, अपवाद सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके। अन्य प्रश्न अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ऐसा
मिनर्वा मिल बना भारत संघ के 1980 में स्पष्ट किया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के शासन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 17 को विरुद्ध कानून संसद बनाती है। 17 के विरुद्ध कानून संसद बनाती है। अनुच्छेद 35 संसद की इस बात की शक्ति देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक अनुच्छेद, इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 21। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में सभी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता का अधिकार को बंद करता है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दुष्विधि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत अपराधियों को 3 प्रकार की आज़ादियाँ दी गई हैं। एक, जुर्म की एक बार ही सजा दी जाएगी। जिस समय जुर्म किया जाए उस समय के अनुसार उसे सजा मिलेगी। किसी को स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद को जीने का अधिकार के अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है। यह स्वरूप जापान के संविधान से लिया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 लगा होता है, तो आर्टिकल 20 और 21 को कार्यरत रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा चलती हैं, किसी भी स्थिति में इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। 42वां संविधान संशोधन में भी बंद किया गया। आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह उस बच्चों का मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी में संरक्षण है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत में लेने के कारण, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना, अपनी इच्छा का वह वकील कर सकता है। तो अनुच्छेद 22 के तहत ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, शोषण का विरुद्ध 23 से 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? कानून के शोषण को गलत ठहराया गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हो। नोट, इस अनुच्छेद के तहत भारत में बच्चों और महिलाओं को भी बेचा भी नहीं जाएगा। 24 कहता है कि बाल मजदूरी संबंधित है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा होटल, कारखाना आज जोखिम भरे काम करता हुआ अगर पाया गया तो उसके मालिक के विरुद्ध प्रावधान है। यह एक दंडात्मक है। इस अनुच्छेद के विरुद्ध 24 घंटों में कार्रवाई हो जाती है। अनुच्छेद 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 50 तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। चौथा आपका अधिकार है। अनुच्छेद 25 में भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म की अपना सकता है। स्वेच्छा से धर्म से संबंधित निजी स्वतंत्रता है। सिखों को कर्पण स्वतंत्रता यही अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 27 जो धर्म के वृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता करता है। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की अनुमति देता है। 5वां मौलिक अधिकार शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में उपबंध है। 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण करता है। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, जिसमें मजार वगैरह सब चीजें आती हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा तो उनके लिए खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। इस आर्टिकल के तहत न्यायपालिका ने हमें 5 रीट दिए। कौन कौन से रीट दिए भैया? इसको आपको अधिकार परीक्षा, ये सब सारी चीजें प्रावधान आप देख लीजिएगा। रीट की अधिकारिता, इसका सिद्धांत इंग्लैंड से उद्भव हुआ है और भारत में इस प्रकार की अधिकारिता समादेश अर्थात रीट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 और 226 को हाईकोर्ट को अंतर्गत है। तो इसमें 5 तरह के रिट होते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता इस कारण बाधित हो रही है कि उसे अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार निरुद्ध किया गया है। इस रिट के लिए याचिका किसी भी द्वारा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए जिस व्यक्ति के अधिकारों का हरण हो रहा है उसे स्वयं रिट दायर करने की आवश्यकता नहीं है। अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए स्वयं उपस्थित होने के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यह रिट न्यायालय द्वारा राज्य व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर
को धारण करना, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक सुरक्षा प्रदान करना, परंतु यदि उस व्यक्ति के निरोध, गिरफ्तारी से संबंधित समर्थन न करने वाले अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे मौलिक संरक्षण को अलग भी किया जा सकता है। यदि इस व्यक्ति का निरोध, गिरफ्तारी अवैधानिक पाया जाता है तो उसे न्यायालय से स्वतंत्र कर देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की है और मूल अधिकार के विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई का उपचार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिस न्यायालय में चली जाती है वह फैसला मान्य होता है। परमादेश, परमादेश का अर्थ है आदेश देना। यह रिट केवल वैधानिक अधिकारों को अनुपस्थित कराने के लिए जारी की जाती है। अप्रभावित व्यक्ति की परमादेश की रिट के लिए याचिका कर सकता है, अतः स्वयं के उपस्थित होने का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। यह रिट केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यदि किसी लोक अधिकारी कर्तव्यों के संबंधित कुछ करने या न करने से किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन होता है तो यह रिट जारी की जा सकती है। यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को न किए जाने पर परमादेश रिट जारी कर उसे अपने अभिष्ट कार्य करने को बाध्य कर सकता है। प्रतिषेध, यह रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह रिट केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा ही याचित की जा सकती है। ठीक है। फिर उत्प्रेषण, यह रिट सभी मामलों में प्रतिषेध के समान है, सिवाय इसके कि इसका उपयोग उन निर्णयों के निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है जो निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर लिए गए हैं। अधिकार प्रेक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार, क्या अधिकार है। यह रिट सुनिश्चित करती है कि याचित की जाती है कि जिस व्यक्ति ने पद धारण किया है उसे योग्य है भी या नहीं। अगर वह रिट जारी कर दी जाती है तो प्रश्नगत व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार व अन्य किसी अधिकार को जारी करने है तो रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखें, इस मामले में हाईकोर्ट को ज्यादा पावर है। अनुच्छेद 32 में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कराए जिसका हनन हो रहा है, और 226 के तहत उच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों के हनन पर रिट जारी कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता संपूर्ण देश पर है और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल राज्य तक सीमित होती है। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के ऐच्छिक है, अवैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। विश्व के केवल 2 देशों में संविधान में आज हमें नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं, आयरलैंड में और भारत में। किसी राज्य की आत्मा नीति निर्देशक तत्व है, यह कथन BN राव ने कहा था। BN राव का निर्वाचन बंगाल सीट से हुआ था, जो कि ICS अधिकारी भी थे। नीति निर्देशक तत्वों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को अनोखी विशेषता बताई थी। आर्टिकल 39 का स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसका वर्णन करता है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 44 जो है ये समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए देखभाल का उपबंध है। अनुच्छेद 46 में SC/ST के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में आर्टिकल कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। ध्यान है, अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता का बंद करता है। फिर मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में है, इसका स्रोत रूस है। मूल संविधान केवल 10 थे, वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य 6 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से निःशुल्क शिक्षा का प्राप्त कर सकता है। 6वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? 11वां। ध्यान रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 44 संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, किस समिति के सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। संसद के 3 पार्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत, आइए संसद के बारे में जाना जाए। भारत में संघीय व्यवस्था पालिका को संसद कहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। इस संसद के 3 अंग, 2 सदन है। संसद को
भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। भारत में संसद की नीति 1921 में सर एडमिरल एंड हार्बल ब्रेकन ने प्रारूप दिया था। 1927 में इसे बना लिया गया और 144 स्तंभ है जो ग्रेफाइट पत्थर से निर्मित है। यह पत्थर माकरान राजस्थान से लाए गए थे। भारत में त्रिसंघ संसद की नींव 1989 में रखी गई थी। आर्टिकल 79 भारतीय एक संसद होगी इसका उपबंध करता है। ठीक है, वित्त वर्ष आपका अप्रैल से 31 मार्च तक, जो आप जानते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। संसद के कुछ अन्य प्रश्न हैं। एक वर्ष में संसद की 2 बैठक हो सकती हैं और इन बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है मौखिक प्रश्न, तांत्रिक, अतांत्रिक, लिखित। इस प्रश्न के 10 दिन के समय दिया जा सकता है। अल्प पूरक या पूरक प्रश्न। तांत्रिक प्रश्नों के उत्तर में जब विपक्ष अलग प्रश्न कर ले तो यह अल्प पूरक प्रश्न कहा जाता है। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक था, इसे बदलकर 12 से 1 कर दिया गया। शून्यकाल पहले 12 से 1 था, इसे 1 से 2 कर दिया गया। वर्तमान समय 10 से 5 बजे तक चलती है। शून्यकाल को प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है। इसकी जन्मदाता भारतीय मीडिया है। प्रश्नकाल की शुरुआत 1921 में इंग्लैंड में हुई थी, 1721 में। संसद में 3 प्रकार के वाचन होते हैं। विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा, विधेयक पर बहस होगा, फिर विधेयक वोटिंग होगी। संसद में वाचन शुरुआत करने का अधिकार स्पीकर के पास है। कोई विधेयक बिना अध्यक्ष की अनुमति के संसद में पेश नहीं होता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। संसद में कोई विधेयक लाने की 1 माह पहले संसद को सूचना दे दी जाती है। किसी भी विधेयक को कोई सभी सदन 6 माह तक रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। आर्टिकल 110। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला स्पीकर करता है। धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर हमेशा लोकसभा वालों का फैसला मान्य होता है। अनुच्छेद 108। अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बैठक हुई हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। 1961 में हुआ था दहेज निरोध अधिनियम पर, 1978 में हुआ था बैंकिंग विधेयक पर और 2002 में पोटा विधेयक पर। संसद के अन्य प्रश्न। हिप की पावर स्पीकर के पास सुरक्षित है, इसका अर्थ है आवश्यक निर्देश। गिलोटिन का होता है स्पीकर के पास सुरक्षित है। विघटन का मतलब विघटन या भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और कोरम पूर्ति का अधिकार जो है ये कुल संख्या के 1/10, लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25। सत्रावसान का मतलब है, सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पुंग सत्र या राष्ट्रपति तानाशाह की प्रणाली अमेरिका में चली गई है। अल्पकालीन चर्चा मंगलवार बुधवार को होती है, प्रक्रिया 1953 में चल रही है। संसद के प्रस्ताव। संसद में कोई प्रस्ताव लाने के लिए 50 व्यक्तियों सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। कार्य स्थगन प्रस्ताव। संसद की कार्रवाई अगले दिन पर चलने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव 4 बजे के बाद आता है, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव भारत की देन है, जो कि मुद्दे संसद की नजरों में छूट चुके हैं, उन मुद्दों को दोबारा से संसद उठाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत सरकार गिर जाती है। सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल के प्रस्ताव संसद में लाते हैं। कटौती प्रस्ताव। बजट के तुरंत बाद विपक्षी दल कटौती प्रस्ताव ला सकती है। यह प्रस्ताव पास होने पर सरकारें गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी द्वारा लाई जाती है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकारें गिर जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था, JB कृपलानी द्वारा लाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। भारत में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। 27वां अविश्वास प्रस्ताव 2008 में नितिन गडकरी द्वारा लाया गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरुद्ध था। भारत में सबसे ज़्यादा प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय में आए थे। संसद समितियां 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी समिति मुद्दे के साथ जब समिति समाप्त हो जाती है स्थायी समिति करते हैं। अस्थायी समिति यह संसद की ऐसी समिति है जिसका गठन हर वर्ष हो जाता है नए सिरे से। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन लोकसभा द्वारा होता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और लोकसभा स्पीकर इन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। त्यागपत्र भी लोकसभा स्पीकर लेता है। इस समिति का गठन 1950 में हुआ था। मंत्री
परिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। इस समिति का स्थायी मितव्ययी समिति भी कहते हैं। इसे अनुमान करने वाले वित्त समिति भी कहा जाता है। इसका आकार बजट से जुड़ा हुआ और एक धन लेखा को तैयार करते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं कितने? 15 सदस्य होते हैं और 1954-55 में से कुल 22 सदस्य हो गए, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारत की सबसे पहली प्राचीन समिति है। इसका कार्य प्राक्कलन समिति से जुड़ा है, इसलिए इसे प्राक्कलन समिति भी ये जुड़वा बहन कहते हैं। यह धन लेखांशों की जांच करती है, इसी कारण इसे जांच समिति भी कहते हैं। यह नियंत्रण लेखा परिषद के लिए सबसे प्रिय समिति है। इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का होता है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है। लोक उपक्रम समिति, इस समिति का सरकारी समिति भी कहते हैं। इस समिति में मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। समिति का गठन गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने किया था, इसी कारण इन्हें समिति का पितामह कहा जाता है। यह प्राक्कलन लोक लेखा समिति के बीच का संतुलन बनाए रखती है। इसका गठन 1967 में 22 सदस्य, लोकसभा 15 से, राज्यसभा 7। अन्य समितियों में भारत वर्तमान कुल 24 विधायी समितियां हैं, इनको आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और भारत का प्रथम व्यक्ति है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ भी कहते हैं। यह थल सेना, वायु सेना, जल सेना संयुक्त बैठक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल पद्धति से संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में हुआ था, दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। न्यूनतम कोटा मतों का आधा। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन स्वेच्छा से कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति कभी भी संविधान के अतिक्रमण करता है तो उसे कदाचार के माध्यम से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 के तहत भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं में भारत का नागरिक होगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसकी आयु 35 वर्ष हो, दिवालिया या पागल ना हो। आर्टिकल अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर कदाचार की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। और अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। और अनुच्छेद 111 वीटो पावर, पॉकेट वीटो। अनुच्छेद 112 कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसमें प्रविलंबन है, प्रतिहार है, लघुकरण है। प्रविलंबन में मृत्युदंड माफ, उम्र कैद की सजा एक माफ कर सकता है और सजा को कम करना 3 बार प्रयोग लघुकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 143 उल्लंघन, 1951 भूमि विलय विवाद, 1953 बाबरी कांड। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 280 तहत भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को मंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल लगने के लिए मंत्रिमंडल को 1 माह का समय दिया जाता है और यह पहले 6 माह के लिए लगता है, बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, 1975 में जब देश के आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। भारत में अभी तक कुल कितने बार आपातकाल लगे? 3 बार। जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। आपातकाल के दौरान सरकारें बर्खास्त नहीं होती हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का बंद करता है। यह भी पहले 6 माह के लिए लगाया जाता था, अब इसे 3 वर्ष तक अधिकतम हो सकता है। राष्ट्रपति शासन में सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं, इस राज्यों में लगता है। इससे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर लगाया गया था। इस शासन को जम्मू कश्मीर में पहले सदरीय रियासत शासन कहा जाने लगा। भारत में सबसे पहला 1951 राष्ट्रपति शासन केरल और पंजाब में लगाया गया था।
उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ये भी सवाल आ चुका है। आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपात को बंद करता है, जो कि उससे से लिया गया है। यह एक बार भी नहीं लगा है, 2 माह, 4 माह, 6 माह इस तरह में इसे लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन थे भैया, ये भी सवाल यूपीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भारत में सबसे पहले भारत रत्न मिला था। ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे 1950 से 62। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, इन्हें संविधान सभा ने चुना था। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो देखिए, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और दूसरे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 से 69 तक रहे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति भी यही रहे। चौथे थे वीवी गिरी, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति फिर बाद बने। वीवी गिरी जो है फिर दूसरे सेकंड चरण की मतगणना में जीतने के बाद एकमात्र राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरा पद पर रहने वाले मरने वाले ये भी थे। बीडी जंती ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82, ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ये भी सवाल यूपी में आ चुका है। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। जेबी वीटो पावर का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, पॉकेट वीटो, 1986 में डाक विधेयक के विरुद्ध। उन्हें फिर ग्रामीण राष्ट्रपति सर वेंकट रमन, जो कि 87 से 92 तक रहे, ये सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। फिर डॉक्टर एस शंकर दयाल, जो कि इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। फिर थे डॉक्टर के आर नारायणन, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, 1997 से 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक, विंग ऑफ फायर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, 2012 से 2017 तक। और इसके पहले बीच में जो है आपकी जो राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, ठीक है, कौन थी भैया महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि 2007 से लेकर के 12 तक थी, तो वो 15वीं थी। ठीक है। तो इसके बाद 16वें राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ लिया गया। फिर श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 22 तक। और फिर वर्तमान में कौन है आप जान ही रहे हैं, श्री द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति के अन्य प्रश्न क्या बनते हैं? भारत के संचित निधि से एक टैक्स फ्री निधि है और आकस्मिक निधि पर पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को देता है। प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, जमानत राशि 15,000 रुपये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है। अगर भारत में किसी प्रत्याशी को डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन को भी राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिनमें से 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है और 2 एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी कोई विधेयक अधिनियम बनता है, अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि भारत में कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होते हैं। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगर भारत किसी देश के साथ संधि या समझौता करता है तो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जिनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे समान सिविल संहिता को लेकर के। लोकसभा के बारे में आइए देखा जाए। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में होता है। भारत में लोकसभा होगी, यह संसद का निम्न सदन होगा, लोकप्रिय सदन हो और शक्तिशाली सदन होगा, अस्थायी सदन होगा। नोट, राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री कहने पर भी कभी भी भंग कर सकता है। ऐसा भारत में 8 बार हो चुका है, 1970 में, 1977 में, 1989 में, 1984 में, 1989 में, 1991 में, 1997 में, 1999 में। ठीक है। नोट, मूल संविधान में कुल सीट थी 500, 7वें संशोधन के द्वारा 525, 31वें के द्वारा 552, जो कि 2026 तक फिक्स कर दी गई है। लोकसभा सदस्य
हर 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होते हैं। 552 में से 545 का निर्वाचन होता है, जिसमें 530 राज्यों से आते हैं, 80 उत्तर प्रदेश से, 48 महाराष्ट्र से, 42 सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाले राज्य हैं। फिर 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें दिल्ली से कुल 7 हैं और बाकी 6 में से। भारत में लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, जिसके लिए आम चुनाव 1951 में हुआ था। लोकसभा से रिलेटेड कुछ प्रश्न जैसे देखा जाए, 1984 में लोकसभा सदस्य बनने की शर्त है, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं निश्चित की गई हैं। 1 वर्ष से लोकसभा के 2 बैठकों के राष्ट्रपति आहूत करता है। मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जो बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। संविधान के समय मतदाता की आयु 13 वर्ष थी, जो कि 18 वर्ष 21 की गई। वर्तमान में मतदाता की आयु 18 वर्ष से 61वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। इसे हम कह सकते हैं कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सीटों घटाने और बढ़ाने का कार्य परिसीमन आयोग का होता है। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण 2020 तक फिक्स है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। अगर सदस्य समय से पहले लोकसभा भंग हो जाए तो दोबारा चुनाव होते हैं। चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। राष्ट्रपति, मध्यकड़ी, स्पीकर और लोकसभा। अनुसूचित जाति SC के सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की 17 उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति ST की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में 6 MP से हैं और लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख जिला जम्मू कश्मीर में है। मंत्रिपरिषद लोकसभा का प्रसाद पर्यंत होती है। अगर लोकसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित हो जाए तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को उस राज्य के निवासी होना आवश्यक नहीं है, परंतु वह लड़ेगा उसी राज्य की सीट से जिसका वह निवासी है। लोकसभा का अभिरक्षण स्पीकर है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में 16वां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। अब इसमें कौन है आप जान रहे हैं, ठीक है, बडेला जी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और श्री बाल योगी एक ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी हेलीकॉप्टर हादसे से। अब बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को बंद है। भारत की राज्यसभा होगी जो राज्यसभा सदस्य उच्च सदन और स्थायी सदन होगा। राज्यसभा का पुराना नाम काउंसिल ऑफ स्टेट है। राज्यसभा के भंग नहीं किया सकता और न ही समाप्त किया सकता है। इसका गठन 1952 हुआ था। इसमें कुल 250 सीटें 245 राज्यों थे। 229 राज्यों से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें 3 दिल्ली से हैं। 229 में 31 यूपी से, 19 महाराष्ट्र और 18 तमिलनाडु से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास सुरक्षित। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा को कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते हैं। भारत में एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का सदन का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, जो कि उपराष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा में पदाधिकारी होते सभापति, उपसभापति। अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक राज्यसभा में उपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा में कोरम गणपूर्ति 1/10 में निहित है, अर्थात 25 सदस्य होने चाहिए। राज्यसभा का चुनाव भी एकल मत पद्धति से होता है। राज्यसभा में धन विधेयक के मामले में कोई भी फैसला नहीं ले सकती। धन विधेयक 14 दिन रोक सकती है, विधि विधेयक 3 माह रोक सकती है, साधारण विधेयक 6 माह तक उसे पास करना होगा। राज्यसभा में 3 वाचन होते हैं। अगर राज्यसभा लोकसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वन अनुच्छेद 63 में है, जो कि एक उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का पदेश सभापति होता है। अनुच्छेद 66 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता नहीं थी, जिसमें उनकी आयु 35 वर्ष होनी पूरी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
शपथ त्याग पत्र नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 69 के तहत। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो इसका अनुच्छेद 71 के तहत इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा और जमानत राशि 15,000 है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, निर्णायक मत साधारण बहुमत के विषय में दिया जाता है। राज्यसभा से पारित सभी विधेयकों पर उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। उपराष्ट्रपति की वेतन भारत के संचित निधि से मिलता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक संसद से और 20 अनुमोदक सभी आवश्यकता होती है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में आप जान रहे हैं कौन है इस समय। ठीक है, मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल के 2 भाग होते हैं, एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। राष्ट्रपति के सलाह सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री कुल लोकसभा सीट का एक 15% का मंत्रिमंडल तैयार करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाता है तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होती है और न उसे पद से त्याग पत्र देना होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 40वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति सलाह को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है। शपथ त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री कहते हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल बाबू जगजीवन राम का है, जो कि 32 वर्ष तक मंत्रिमंडल में। सबसे कम कार्यकाल एम के खाना 2 वर्ष का। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में इनका उपबंध है और एक भारत का प्रधानमंत्री होगा जो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता होगा। इनका शपथ त्याग पत्र राष्ट्रपति करता है, यानी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। मोर्ली ने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का नींव का पत्थर कहा था। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल के समस्त बैठकों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। योग्यता इनकी 25 वर्ष आयु पूरी हो चुका हो, संसद किसी भी सदन का सदस्य। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो किसी सदस्य का सदस्य ना हो तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। भारत में चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लाल किले पर झंडा नहीं फहराए। 15 अगस्त प्रधानमंत्री, 26 जनवरी राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 64 तक रहे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 16 वर्षों तक, 9 माह 13 दिन का। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 विदेशी यात्रा दौरान के इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1966 में ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ। फिर इन्होंने PL 840 का नाम अमेरिका से मंगवाया था। डेट ऑफ बर्थ इनका 2 अक्टूबर है, जो कि महात्मा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी फिर रही प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा के सदस्य थी। इन्होंने भारत में रा खुफिया एजेंसी की स्थापना कराई। इनके सलाहकार चौधरी चरण सिंह थे। इनके अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसके बाद इनका सुरक्षा कर्मियों ने ही हत्या कर दी थी। 1984 में सिख दंगे हुए थे। मोरारजी देसाई एक कांग्रेसी नेता थे। चौधरी चरण सिंह के भारत कैसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। इन्होंने पटवारी बिल पास करवाया था। इंदिरा गांधी फिर रही। फिर राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी की मृत्यु तमिलनाडु के परावदूर में हुई, जो कि बम ब्लास्ट के कारण हुआ। राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी समुद्री डाकू लिए थे, जिसे ऑपरेशन चक्र के तहत मार गिराया गया था। फिर हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1 साल रहे। फिर चंद्रशेखर हुए। फिर PV नरसिम्हा राव। फिर अटल जी हुए। फिर इसके बाद इनका छोटा कार्यकाल रहा। फिर प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा एक किसी सदन का सदस्य नहीं थे। बाद में राज्यसभा सदस्यता इन्होंने लिया था। इंद्र कुमार गुजराल। फिर इसके बाद हुए अटल जी। फिर इन्होंने 13 मंथ का रहा। फिर ये हुए निर्वाचित हुए, लोकसभा में 5 साल रहे, तो 3 बार रहे। इन्होंने कारगिल युद्ध 1999 के दौरान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का शब्द जोड़ा। इन्होंने भारत में परमाणु शक्ति का बेहद मजबूत कर दी थी। इनका शपथ कौन दिलाया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी ने कराया था, जिससे
स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, फिर मनमोहन सिंह हुए 2000, फिर देहाती महिला और नीली पगड़ी वाला इन्हें कहा गया। फिर इसमें आप जान ही रहे, उप प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं है इसमें, कभी कभार बना दिया जाता है गृह मंत्री को, हालांकि। फिर इसके बाद चलते हैं महान्यायवादी। यह एक संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 76 इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका पद पर्यंत, इनका पद क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, कभी भी हटाया जा सकता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता महान न्यायवादी होता है। योग्यता 35 वर्ष पूरी कर चुके हों, ठीक है। महान्यायवादी भारत का कानूनी सलाहकार होता है और आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। योजना आयोग, अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, हालांकि 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, राज्यों के सीएम होते हैं। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन होता है। इसे परामर्श समिति की सिफारिश पर इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत होते हैं। ये पहले गैर संवैधानिक निकाय था, परंतु अब एक संवैधानिक निकाय है। गठन 1990 में हुआ, पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाना है। अध्यक्ष पीएम और राज्यों के सीएम। 69 संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति की सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद कोरम गणपूर्ति 10 सदस्यों में निहित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र और राज्यों के बीच मामलों की सलाह देता है। केंद्र राज्यों के बीच करों बंटवारा करना। वित्त आयोग को भारत में धन एजेंसी भी कहा जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या है? वो उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या उनके बराबर की योग्यता रखते हो, अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, उसे सरकार के वित्त लेखांशों का विशेष ज्ञान हो। संघ सूची के 14 विषय पर केंद्र सरकार का टैक्स वसूलती है। राज्य सूची के 19 विषय पर राज्य सरकार टैक्स वसूलती है। अब वित्त आयोग का प्रथम निदेशक कौन थे? केसी नियोगी और वर्तमान YB रेड्डी 2020 तक। और फिर इसके बाद भाषा आयोग 243, ठीक है, 343 से 351 तक, अनुसूची 8 में भाग 17 में, ठीक है। वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है भैया? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ये 14वें वित्त आयोग थे YB रेड्डी, ठीक है। प्राचीन काल में हम राजभाषा को दरबारी भाषा के रूप में जानते हैं। भाषा एक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में सर्वाधिक राजभाषा है हिंदी को, और इसकी लिपि देवनागरी है। संघ की सहभाषा इंग्लिश है। 14 सितंबर 1949 को नियम समिति की सिफारिश पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं और इसे 14 से 21 सितंबर हिंदी सप्ताह। भारत में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1997 में हुआ था। 30 व्यक्ति इसमें शामिल थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसके पहले अध्यक्ष थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत में भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को 10 राज्यों में बोली जाती है। 9 राज्य उत्तरांचल, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में 3 राज्यों की राजभाषा इंग्लिश है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इंग्लिश को राज्य की भाषा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई इंग्लिश में हो सकती है। मूल संविधान में 14 राज्य की भाषा थी, वर्तमान में 22 हैं, ठीक है।
तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल, उड़िया, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी और बोडी, मैथिली, संथाली। तो 22वें नंबर पर संथाली है। जम्मू कश्मीर का संविधान आर्टिकल 370, अब इसका कोई मतलब नहीं लग गया, इसको विलय कर दिया गया है। इसके प्रथम राज्यपाल कर सिंह थे। ठीक, इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल लोग 6 लोकसभा सीट, 4 राज्यसभा सीट, विधानसभा 87, विधान परिषद 36। तो अभी इसका गठन तो हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये चीजें कोई मतलब नहीं है। फिर आइए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG 148 151। कार्य: धन के आवागमन पर ध्यान रखना, धन के आय व्यय का ब्यौरा रखना। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पहला पद 1859 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। भारत में पहले आयकर मंत्री थे जेम्स विल्सन। भारत में नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ त्यागपत्र राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष तक होती है। CAG की सबसे प्रिय समिति लोक लेखा समिति है। CAG की लोक नीति का प्रभाव भी कहा जाता है। इसे लोक लेखा समिति का कार्य मार्गदर्शक भी कहा जाता है। CAG का वेतन भारत के संसद विधि से दिया जाता है। प्रथम CAG थे वी नरहरि राव। ठीक है, और आर्टिकल 148 में CAG की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति करता है। CAG का सार्वजनिक धन संरक्षक भी कहा जाता है। भारत के संचित निधि 266, यह संवैधानिक निकाय है। अब तक कोई भी विधेयक संसद के पास न हो जाए तब तक संचित निधि धन नहीं निकाला जा सकता। आकस्मिक निधि 267 में इसका प्रावधान है। ये भारत में 2 भागों में बटी हुई है। इसकी स्थापना भारत में 1950 में की गई थी। केंद्र वाली आकस्मिक निधि, इसका पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। राज्य वाली आकस्मिक निधि राज्यपाल का होता है। परिसीमन आयोग जो है, संविधान की परिसीमन आयोग संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद भारत में परिसीमन आयोग का गठन कराया जा सकता है। वर्तमान में 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं, जिसमें 1952, 62, 73 और सन 2002 में 42वां संविधान संशोधन के तहत हम परिसीमन आयोग 2000 ईस्वी तक रोक लगा दी थी। इसीलिए चौथा परिसीमन आयोग इतनी देर से आया। वर्तमान में कुल 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया है। इसका गठन 12 जुलाई 2000 को हुआ था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे और केंद्र सरकार ने इसको 2008 में पास किया था। यह आयोग 2001 की गणना पर आधारित था, परंतु लागू नहीं हुआ क्योंकि 84वें संविधान संशोधन के तहत 2001 इन सीटों को 2026 तक फिक्स कर दिया था। 4th परिसीमन आयोग के अध्यक्ष केंद्र निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष था और सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य थे। 2001 की जनगणना में 5 राज्यों के आंकड़े नहीं आए थे: असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। अंतिम संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 323 से 329 तक। इसका स्रोत इंग्लैंड से। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग लागू है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग भी मिलते हैं। भारत में कुल 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका कारण हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित भारत में सभी शक्तियां संसद में निहित हैं। मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। निर्वाचन अधिकार काल मूल वर्ष 8 वर्ष थी और 1972 में 6 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में 6 वर्ष। सदस्य 1950 में 1 व्यक्ति, 89 में 3 व्यक्ति, 90 में 1 व्यक्ति, फिर 3 व्यक्ति। तो 2017 में 3 लोग हैं। ठीक है, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनकी शपथ त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं। शपथ दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। सेवानिवृत्ति अध्यक्ष के 65 अधिकतम है, सेवा और सदस्यों की 62। मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, नहीं महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। संसद को अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर। आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में थे। कार्य मतदाता, इनके आयोग निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता तैयार करना, अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए तो चुनाव को रद्द करना, चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता जानना, शांतिपूर्वक चुनाव कराना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अभी रामदीत भारत के प्रथम कार्यवाहक चुनाव आयुक्त थे। राष्ट्रीय पार्टियां कुछ आपके जैसे BSP है, BJP है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मार्क्सवादी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
और कम्युनिस्ट पार्टी, 7वां है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। 2010 में भारतीय जनता दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी बनने की कुछ शर्तें हैं। किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 7 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, या किन्हीं 3 राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2% सीटें जीती हो, या 11 सीट या 2। ठीक है। किसी एक राज्य में विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीती हो। क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा कुल 36 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो कि 48 हो चुकी हैं। इनकी शर्तें होती हैं, किसी एक राज्य में लोकसभा या विधानसभा डाले गए वैध मतों के 6% मत प्राप्त किया है, विधानसभा चुनाव में किसी एक राज्य में 3 सीटें जीती हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियां हैं। वीएन वार्कुले समिति, इस समिति का सिफारिश पर मतदाता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति, भारतीय ईवीएम का प्रयोग करा। ईवीएम हाईलैंड से लाई गई थी। ईवीएम का सबसे प्रयोग गोवा में हुआ था। वर्तमान में भारत में लोकसभा विधानसभा ईवीएम से होता है। इसी समिति की सिफारिश पर फोटो युक्त पहचान पत्र आए थे। रेडियो दूरदर्शन चुनाव प्रचार करने की शुरुआत की गई थी। कोई भी प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभा को 2 स्थानों के अलावा अनेक स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकता। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि मतदाता तिथि में 14 दिन का अंतर होना चाहिए। अब देखिए कि कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हालांकि इसमें का नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान देने के लिए है। फिर मौलिक अधिकार से संबंधित जो केस रहे हैं, जैसे ये सारी बातें हमने आपसे कर ली हैं, लेकिन स्वानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, कुछ समितियों की बात कर लिया जाए। कुछ समितियों की बात कर लेना हम लास्ट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे तारकंडे समिति है, जो कि 1970-78 में गठित हुई। दिनेश गोस्वामी समिति है, 1990 में गठित हुई। के संथानंद समिति, टीएन सेशन समिति, इंद्रजीत समिति, बोहरा समिति। तो होता यह है कि यूपी कमीशन में ऐसे समिति का नाम दे दिया, पूछ लेता है कैसे संबंधित है, तो फिर से रिवीजन करिएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित तारकंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानन, टीएम सेशन, इंद्रजीत, बोहरा। केंद्र राज्य के बीच संबंध की समितियां कौन कौन सी थी? सीतलवाड़ समिति थी, जो कि 1966 में गठित हुई। राम राजमन्नार समिति, जो कि 1969 में गठित हुई। सरकारिया आयोग 1983 में, और पुंछी आयोग 2007 में। तो ये जो है बहुत ध्यान दें, 4 समितियां थी केंद्र राज्य संबंधित के साथ। फिर से ध्यान दीजिएगा, सीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, पुंछी आयोग। पंचायती राज से संबंधित 4 समितियां थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इन्हें ही त्रिस्तरीय पंचायत का गठन को माना जाता है। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ। इसीलिए इन्हें वास्तुकार कहा जाता है पंचायती राज का। अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुई, और इनकी सिफारिश थी द्विस्तरीय। फिर PVK राव के 1985 में गठित की गई। फिर MN सिंघवी के 1986 में गठित की गई। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन करने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। बाकी आपसे मैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें कर लेता हूँ, जो केवल अनुच्छेदों की बात करता है। ठीक है, तो एक बार अनुच्छेद को आप ध्यान से सुन लीजिए। अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार का बंद करता है। 1922 स्वतंत्रता का अधिकार का बंद करता है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता जो कि नीति निषेध तत्व में है। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों को उद्योग के प्रबंध में भाग लेना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का बंद करता है। अनुच्छेद 42 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल की शिक्षा को बंद करता है। अनुच्छेद 46 SC/ST शिक्षा कल्याणकारी योजनाएं की बात करता है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 46 जो है ग्राम पंचायतों की बात करता है।
और अनुच्छेद 42 जो है प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 41 में लोक सहायता पाने का अधिकार है, बेरोजगारी भत्ता आपका है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति है आपका। 51 को में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का उपबंध। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 74 में मंत्रिपरिषद है। 75 में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। और 75 के अनुसार ही प्रधानमंत्री यदि कहीं विदेशी समझौता करके आते हैं, कहीं से विदेश की यात्रा करके आते हैं, तो उसके लिए उनको जो है राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। फिर उसके बाद 76 में भारत का महान्यायवादी है और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 79 में संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा का गठन है। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन है। 85 में संसद सत्र का 70 और विघटन है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में एक धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण यानी बजट का प्रबंध है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के विधेयक पर अनुमति है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की बात है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 125 में वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का हुआ। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल और अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 266 में उच्च न्यायालय के कुछ मामलों में रिट जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 223 में अधिन्यास न्यायालय या जिला न्यायालय। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर। अनुच्छेद 241 संघ शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 243 में ग्रामीण स्थानीय निकाय है। अनुच्छेद 243 गांव में पंचायतों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 में नगर पालिका का गठन है। 300 में संपत्ति का अधिकार। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 314 में कुछ सेवाओं के अधिकारों के संरक्षण का उपबंध है। 315 में संघ राज्यों के लोकसभा आयोग है। अनुच्छेद 320 में लोकसभा आयोग के गणकृत है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है। अनुच्छेद 331 में लोक कार्यों के भारतीय आरक्षण है। 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है। 332 में राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण है। 333 में राज्य विधानसभाओं के लिए आंग्ल भारतीय आरक्षण है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 340 में पिछड़े वर्ग आयोग है। अनुच्छेद 344 में संघ की राजभाषा है। 345 में राज्य की राजभाषा है और अनुच्छेद 348 में उच्चतम उच्च न्यायालय की भाषा है और 352 में आपात की उद्घोषणा है। 353 में आपात की घोषणा का प्रावधान। 354 में जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन है तब राजस्व का वितरण संबंधी बंधन है। 355 में वायु आक्रमण आंतरिक शांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य होगा। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 368 में भारत संविधान संशोधन है। 370 में जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध। 368-81 में संघ राज्य के बीच राजस्व वितरण। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श राष्ट्रपति और अनुच्छेद 350 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की प्रक्रिया संसद में शक्ति। अनुच्छेद 353 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने का विधान। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। तो ये एक रिवीजन श्रृंखला है। इसको आप अगर एक बार रिवीजन करके जाते हैं
तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, आप धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।